Good morning, student. This is your हिंदी क्लास. आई एम योर हिंदी टीचर SQ उपाध्याय. कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्षितिज गद्यखंड चैप्टर 2 जो है लहासा की ओर का जो है व्याख्या पढ़ी. उसके कुछ प्रश्नों को भी दिया गया था. उसके प्रश्नों को आप लोगों ने किया. आज हम लोग उसके आगे की व्याख्या को जानेंगे और अगर लेक्चर में कुछ समय बचता है तो इसका प्रश्न अभ्यास के भी कुछ क्वेश्चनों को करेंगे. लेखक इसमें अपने तिब्बत यात्रा के बारे में बता रहे थे कि अब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे. तिब्बत का एक जो है विशाल मैदान था और जो वो विशाल मैदान पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ था और देखने में एक टापू सा मालूम होता था. मतलब ऊंचाई पर था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के भीतर जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है. उसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधि गिरी. गिरी का मतलब पर्वत या पहाड़. आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे. मतलब वो सुमत जो है के बहुत से यजमान आसपास के गांव में थे. तो वो करता क्या था कि कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे का मतलब समझ लीजिए ताबीज ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे. अगर वो ख़त्म भी हो जाता था तो कोई भी कपड़े को बोध गया का कि वो बोध गया से हम ले आए हैं और लोगों को जो है ताबीज बना करके देता था, जिससे और इस ताबीज पर या उस गंडे पर लोगों की आस्था होती थी और वो उनको जो है फलीभूत भी होती थी. तो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे. कौन? सुमति, जो मंगोल भिक्षु था. तो लेखक कह रहा है कि मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे. तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, मतलब जहां हम लोग को रुकना हो, उसमें भले ही गंडे बांट दो. मतलब अलग से मत जाओ कि दूसरे गांव में, जहां हम लोग को रहना हो वहीं अपना ये काम करो, गंडे बांटने का, ताबीज बांटने का. मगर आसपास के गांव में मत जाओ. इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा. मतलब वो गंडे बांटता था तो उसके बदले में लोग अपने यथाशक्ति अपने सहयोग उसको देते थे, पैसा देते थे. तो लेखक ने कहा कि भाई मैं तुमको रोक रहा हूँ गंडे बांटने से, तो तुम्हें नुकसान भी होगा और वो तुम्हारे नुकसान की भरपाई में लहासा पहुंचकर कर दूंगा. सुमित ने स्वीकार किया. सुमित मतलब मान गया. दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला. सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप चलना पड़ रहा था. तिब्बत की धूप भी, चूँकि पहाड़ी इलाके की धूप बहुत ज़्यादा होती है, तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है. यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है. आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं. ललाट का मतलब जो है मत्था धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है पसीने से. फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े. डंडा सपोर्ट के लिए होता पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए. यद्यपि सुमित के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे. इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा. मतलब सुमित जो है सेकर बिहार जाना चाहता था. तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी. मतलब उतनी समय गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं थी, तो जागीरदार जो होते थे उन्हीं में ज़मीनों का बंटवारा होता था, वही उसके मालिक हुआ करते थे. इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों या बिहारों के हाथ में था. मतलब जो धार्मिक कर्मकांड वहाँ बौद्ध धर्म का करते थे वो मठों के हिस्से में था.
जमीनों का बहुत बड़ा भाग। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार वो होता है जिसमें उनको कोई निश्चित वेतनमान नहीं दिया जाता। वो जागीरदार की इच्छा पर होता था कि उनकी खुशी पर होता था। जब वो खुश होते थे तो अपनी इच्छा से उसे कुछ दे देते थे, या उस समय नहीं देते थे, जब बाद में उसको कोई ज़रूरत होती थी तब दे देते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु का मतलब जो वहाँ मठों में रहते थे साधु या सन्यासी। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा ज़्यादा से कम नहीं होता था, मतलब राजा से ज़्यादा कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु क्या कहलाते थे? नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध ने जो अपना क्या दिया था, यानी शिक्षाएं दी थी, तो उसको बुद्ध वचन कहा गया। अनुवाद की हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां का मतलब किताबें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, मतलब बैठने का स्थान को आसन कहा जाता है। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर। उतनी समय जो वजन की इकाई थी वो शेर थी, से कम नहीं रही होगी, मतलब मोटी किताबें थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने सुमत ने लेखक से पूछा कि मैं आसपास के यजमानों के पास चला जाऊं। मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब लेखक इतना पुस्तकों में अंतर्ध्यान हो गया था, इतना डूब गया था कि जो सुमत ने उससे पूछा तो लेखक ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो उसी ध्यान में लेखक ने कह दिया कि ठीक है, अच्छा जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। ये आज का जो है लेक्चर का यहाँ तक हो गया है। अब इसको प्रश्नों को जो है देखते हैं। आज के लेक्चर में इससे संबंधित भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको करना होगा, और जैसे आप लोग करते थे, ठीक है, तो उन प्रश्नों को करना होगा। फिर जैसे ग्रुप में आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको सबमिट करना है, और उसको सबमिट करने के बाद आपके आंसरों को चेक किया जाएगा और सही आंसर आपको दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न अभ्यास में जो पहला प्रश्न है, थोड़ा के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ये प्रश्न है। फिर पहला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? ये 2 प्रश्नों का उत्तर आपको जो है लिख करके इसी लेक्चर में दिया जाएगा, और उसका PDF भी दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, थोड़ा के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को
ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ये पहला प्रश्न है। इसके उत्तर को देखते हैं। थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उस वक्त उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमत उनके साथ था। सुमत की थोड़ला में जान पहचान अच्छी थी। किंतु दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था, मतलब अच्छे ड्रेस में था, अच्छी वेशभूषा में था, और वह गांव वालों के लिए अपरिचित था। अपरिचित था मतलब उसका कोई जान पहचान वहाँ नहीं था। जान पहचान नहीं था तो लोगों को डर था कहीं ये कोई चोर या डाकू ना आ जाए अच्छे वेशभूषा में, इसीलिए उसको दूसरी बार उसको जगह नहीं मिली थी। शाम होते ही थोड़ला वासी छठ का मतलब वही मदिरा या शराब, मदिरा पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। इसलिए दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में होने के बावजूद लेखक को उचित स्थान नहीं मिला। प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यह प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसके उत्तर को जानते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ हमेशा डाकुओं का भय बना रहता था। निर्जन स्थानों पर पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था। ऐसे में डाकू सबसे पहले लोगों को मारते थे, फिर उनका माल लूट लेते थे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी थर्सडे को, तो फिर आपको इसके आगे कंटिन्यू प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसमें से ये आपको जो 2 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको फेयर कॉपी में करना है, और यही 2 क्वेश्चन को आपको होमवर्क कॉपी में भी जो है 5 जून की डेट डाल करके आपको उसमें होमवर्क की कॉपी में भी करना है, लेकिन फेयर की कॉपी में भी सीरियल वाइज इसको करना है। थैंक यू स्टूडेंट।